क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट्स का मिसलेनियस पढ़ रहे थे, विविध प्रश्नावली। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक। ध्यान यहाँ होना चाहिए, एक एक सवाल का रिवीजन होना चाहिए आपका। कहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे? 11वां सवाल हम लोग 16 करा चुके थे। चलिए 12वां कर लो आप। क्यूब सिद्ध करने वाली है, ये मेरा LHS है, ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये LHS है। और RHS क्या है? RHS को ऊपर में लिखते हैं, इसी को देख करके काम करनी है। सभी बंदे ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये मेरा RHS है। 4 गुणनखंड मुझे लानी है RHS में। RHS जो आपको दिख रहा है, इसमें 4 गुणनखंड लानी है। LHS आपको दिख गया, समझे? पिछले 11वां सवाल भी कुछ इसी प्रकार का था। बारी बारी से हम लोग गुणधर्म का यूज करेंगे और देखेंगे जो बारी बारी से वो जो गुणनखंड है वो कॉमन हो जाए। प्रश्न को देखिए, आपको नहीं लग रहा है ये मेरा R1, R2 और R3 है? R1 में से R2 अगर हम घटाते हैं, अगर आप R1 से R2 घटाते हो, समझ गया ना? R1 से R2 अगर हम घटाते हैं तो x माइनस वाई आएगा, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ 1 कट के p कॉमन लेके x क्यू माइनस वाई क्यू आ जाएगा ना। अगर हम R1 में से R2 घटाते हैं तो x माइनस वाई तो कॉमन हो ही जाएगा। Y2 में से Y3 घटाते हैं तो y माइनस जेड कॉमन हो जाएगी। वो हम स्टेप अप्लाई करने के बाद दिखेगा बढ़िया से। नहीं एक बार में 2 ही कर सकते हो, क्योंकि R1 पर संक्रिया करेंगे R1 बदल जाएगी, R2 पर संक्रिया करेंगे R2 बदल जाएगी, समझ रहे ना? शुरू हो जाइए। R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 माइनस R2, फिर हम R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 माइनस R3। यही 2 संक्रिया का ना यूज करेंगे फिलहाल वर्तमान में। आइए करते हैं हम लोग, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। चलिए R1 में से R2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 1 कट जाएगी, p कॉमन हो जाएगी, तो उसके बाद बचेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। समझ में आया क्या? जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, पल्ला ऊपर वाला घटाओ नीचे वाला तो 1 तो घट जाएगी ना। बचेगा px क्यू माइनस पी वाई क्यू, p कॉमन ले लेंगे तो x क्यू माइनस वाई क्यू बचेगा। चलिए अब R2 माइनस R3 कितना बचेगा? y माइनस जेड। ओके 1 कट जाएगा, हो गई। नीचे वाला जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्या है भाई? पी जेड क्यू। क्लियर है? आइए हम लोग गुणधर्म यूज कर लिए, अब साफ दिख रहा है जो R1 से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगी। यहाँ तो x माइनस 1 डायरेक्टली दिख रहा है ना? यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी x माइनस वाई होगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको पता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा हो? तो जैसे ही इसका मतलब ये 2 गुणनखंड, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे वो बच जाएगी। चलिए शुरू हो जाते हैं। हम क्या कॉमन लेते हैं? R1 से x माइनस 1 x माइनस वाई और Y2 से y माइनस जेड। दिख रहा है? अब यहाँ से क्या बचेगा? 1। यहाँ से बचेगी मुझे x प्लस वाई, माइनस तो ले चुके हैं। यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, समझ गए ना? और p भी बचा हुआ है इनटू में, p भी ना बचा हुआ है मेरे पास, हम ही है बहेर xy होगी ना, क्योंकि इसमें z का कहीं झोले झाल नहीं है, फिर z लिख रहे हैं हम। दिमाग थोड़ा लैंप ले रहा था। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए यहाँ से कितना बचा? 1। देख रहे हो हमारा दिमाग उड़ रहा है अभी। ना ना नहीं लेंगे हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम बिल्कुल रेस्ट नहीं लेंगे। ये 1, ये y प्लस जेड और p क्या है? y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यस सर, जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब।
ये मुझे कॉमन लेने के बाद दो गुणनखंड कॉमन हो गई, है ना। अब प्रश्न को देखते हैं गौर से। फिर मुझे लग रहा है अब एगो जीरो तो बन ही जाएगी ना। R1 में से R2 घटाएंगे, जीरो संभव है। तो R1 में से R2 घटाओ या R2 में से R1 घटाओ, बात सेम होती है ना। कहीं अगर R2 में से R1 करेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ जीरो होगा, कहीं जीरो कर लो ऊपर वाला। तो गुणधर्म हम अप्लाई करेंगे। कहाँ गुणधर्म लिखे भाई? गुणधर्म कहाँ अप्लाई करेंगे भाई? मेरे पास जगह है क्या? नहीं, यहीं पे हम लिखना चाहेंगे थोड़ा सा, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम। R1 पे यूज करेंगे और R1 घटाओ R2, यही करनी है। यही यूज हम करेंगे वहाँ पे। पहले तो x माइनस वाई और y माइनस जेड तो है ही मेरे पास। अब यूज करें, कितना हो जाएगा? जीरो। ये कितना हो जाएगा? जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो y कैंसिल होकर x माइनस जेड बचेगा ना। x माइनस जेड बचा। देखिए ये इसीलिए हम नहीं लिखते कि जगह नहीं बच रहा है मुझे, है ना। अब हम लिखे, रुको थोड़ा सा। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। इसमें से इसे घटाना था, जीरो आ गई। इसमें से इसे घटाना था, y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड आ गई। लेकिन जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बहुत लंबा सा चौड़ा चीज़ है, तो हमको रफ यूज करनी पड़ेगी पहले। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो लंबा चौड़ा चीज़ है ना, रफ यूज करनी पड़ेगी। तो पी तो सब में है, कॉमन हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रफ यूज करते हैं, बाद में शॉर्ट करके लिख देंगे वहाँ पे, ठीक। तो क्या करनी है मुझे? पी तो कॉमन हो जाएगा, उसका बचेगा क्या बताओ? जब इसमें से घटाएंगे तो मुझे यहाँ लग रहा है जो वाई स्क्वायर कट जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे पी कॉमन लेना, वाई स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई, ये ना। इसमें माइनस बचेगा, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, यही बचेगा ना। मुझे इसको भी थोड़ा छोटा करने की कोशिश करनी होगी। एक काम करते हैं, दोनों स्क्वायर वाले के एक साथ रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, अब प्लस ये दोनों के एक साथ रखते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? y कॉमन लेंगे। तो y कॉमन लेंगे तब मुझे बचेगा x माइनस जेड, सही है। तो p कॉमन लेने के बाद ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, नहीं समझ रहे हैं ना कि मेरे पास एक ये चीज़ मिला और एक ये चीज़ मिला है, दो आइटम है ना। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? x प्लस जेड और x माइनस जेड, और यहाँ से प्लस y कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा x माइनस जेड। क्लियर है क्या? अब आपको गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x माइनस जेड दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो p तो बाहर है ही और x माइनस जेड कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा क्या मुझे? x प्लस जेड है और यहाँ से मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगर हम x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं तो मुझे x प्लस जेड बचेगा यहाँ से और y बचेगा यहाँ से, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। कुल मिलाकर फाइनली अगर हम देखें गौर से तो अगर हम R1 से R2 घटाते हैं तो मुझे x माइनस जेड p इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगी ना। तो हम डायरेक्टली ये लिखना चाहेंगे, वहाँ पर ही डायरेक्टली लिखना चाहेंगे, डायरेक्टली हम लिखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? पिंटू कट रही है क्या? ध्यान से देख लेते हैं, p इंटू एक काम करेगा, इसके लिए हम थोड़ा अगला ही स्टेप का यूज करें। आप लोग लिख लोगे, समझ रहे हैं ना हम लोग जो क्या मुझे आएगा, समझ गए ना। तो एक काम करिए, आप लोग थोड़ा सा खाली कर लीजिए, हम इसको लिखने वाले, समझ गए ना। ये हम रफ यूज कर रहे हैं, हम ये रफ यूज कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो कैसे नोट करनी है? ये हम रफ यूज कर रहे हैं। तो जल्दी आप खाली करें, इसको मिटाएंगे, स्टेप नहीं लिखेंगे। तो आप जल्दी से थोड़ा खाली करो। तो अरे भाई लोचा हो गई, हम मिटा दिए। जो चीज़ें मुझे देखना था, जो चीज़ें मुझे देख करके उतारनी थी उसको मिटा दिए ना। आप थोड़ा मुझे बताना, समझ गए ना। अब बताना, उसी को वहाँ लिखना था। आइए लिखना है, क्या मुझे मिल चुका है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और हम थोड़ा मिटा दिए। बताओ उधर कितना होगा? जीरो, y माइनस जेड ना, x माइनस जेड, x माइनस जेड, और यहाँ क्या बचेगा? यही ना बचेगा। हम लोग जो कर चुके हैं p इंटू एक्स माइनस जेड, और बचा कितना हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। उसके बाद दूसरा लाइन, क्योंकि गुणधर्म तो सिर्फ R1 पे ही किए थे, याद होगा आप लोग को, है ना। मिटा दिए यहाँ पे। दूसरा लाइन थोड़ा लिखवाइए तो 1, हाँ ओके, p इंटू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर,
तीसरा लाइन लिखवाइए, पी जेड क्यू। ये मेरा था अगला स्टेप, जो कि जगह नहीं होने के कारण मुझे मिटा के लिखना पड़ा। क्लियर है? अब थोड़ा सा गौर से देखिए प्रश्न को, कुछ कॉमन हो रही है क्या? देखिए मुझे x माइनस वाई चाहिए था, जो कि मिल गया, y माइनस जेड चाहिए था, मिल गया, मुझे चाहिए z माइनस एक्स। तो क्या r1 से आपको z माइनस एक्स मिल रहा है क्या? r1 में x माइनस जेड दिख रहा है, यहाँ भी x माइनस जेड, यहाँ भी, जीरो में तो सब कुछ होता ही है, मतलब x माइनस जेड दिख रहा है, लेकिन मुझे लेना है z माइनस एक्स। हम ले सकते हैं, माइनस छोड़ देंगे, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड तो था ही ना, z माइनस एक्स हम अभी ले रहे हैं। तो बताइए कॉमन क्या बचा? 0 माइनस 1 p, लेकिन माइनस के साथ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? और बाकी सबको लिखो 1 y प्लस जेड p इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू। अब मुझे 4 गुणनखंड से 3 गुणनखंड तो मिल ही गई है ना। रूल्स क्या है? जो कम से कम 2 जीरो होना चाहिए था कि जल्दीबाजी हो जाए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप सीधे प्रसरण कर लो, क्योंकि सवाल बन गई, गुणधर्म लग गई है। मुद्दा ये भी है, 4 गुणनखंड में से 3 गुणनखंड मिल गया, फिक्स है, जो प्रसरण करने के बाद 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना? अब सीधे प्रसरण कर लो, कोई प्रॉब्लम्स? जैसे आप इसका प्रसरण करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो काम करते हैं, हम प्रसरण कर लेते हैं इसको मिटा के। किसके अनुदिश प्रसरण करेंगे? अब हम प्रसरण करेंगे C1 के अनुदिश, है ना, C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर आप लोग लिख लेना, मुझे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो मिल ही रहा है। अब हमको यहाँ गुणधर्म का यूज करनी है। आइए हम लोग बजाबते से यूज करते हैं। 0 ना, C1 का अनुदिश कर रहे हैं, 0 वाले को छोड़ दे। अब किसको लेंगे? -1, क्योंकि बीच वाला अक्सिमर माइनस होता है ना। ढकवाइए, देखिए थोड़ा टाइम लगेगी, इसको गुना करेंगे, -1 माइनस पी जेड क्यू, -1 और माइनस पी जेड क्यू, ये हो गई ना। मतलब इसको ही गुना किए, अब इसको इससे गुना होगा। हो बताइए क्या होगा? सो माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी वाई स्क्वायर प्लस पी वाई जेड प्लस पी जेड स्क्वायर। क्या आप समझ में नहीं आया क्या? देखिए इसको तो इससे हो गई, अब इसको इससे न होगा, नहीं इसको इससे होगा, तो इसको जब इससे होगा तो इसको इससे होगा। तो हम क्या किए, पहले सेटिंग कर लिए कि एक के बार तोड़ दे का ब्रैकेट, एक ही बार गुना कर दे। ये गलती अब सही हो जाएगी ना। बताओ इसको इससे करेंगे तो कितना होगा? ये सब में माइनस हो गई, तो थोड़ा बता ही दो एक के बारे में। बीच में तो माइनस रहेगा ये, अरे भाई बीच में माइनस रहेगा ना। चलो गुना कर लो, बताइए कितना होगा? तो ब्रैकेट दे दिए, पी एक्स तो है जेड स्क्वायर, मतलब पी एक्स जेड स्क्वायर माइनस पी एक्स जेड स्क्वायर। क्लियर है? हम इसको इससे कर रहे हैं, फिर गुना होगा इससे, कितना होगा? पी वाई है, पी वाई जेड स्क्वायर माइनस में पी वाई जेड स्क्वायर माइनस में पी जेड तो है जेड, मतलब माइनस पी जेड क्यू। क्या पल्ले पर रखिएगा? अरे भाई जब इसको इससे गुना होगा तो पी जेड था ही और जेड स्क्वायर जाएगा तो पी जेड क्यू हो जाएगा ना, माइनस है, और ये माइनस के बीच वाला फार्मूला से। देखिए ये क्या था, ये -1 तो टोटल के लिए गुना करनी है ना। इसको इससे गुना हुआ, इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ गुना हो गया ना, हो इसको इससे गुना हो गया। अब बचा कौन? इसको इससे गुना करके हम लिख चुके हैं, है ना। अब इसको इससे गुना करके हम लिख दिए। ध्यान से देखिए मेरी बातों को, दे लेते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट लगाया गया है ना, है ना। और जिसमें ब्रैकेट लगाना था वो लगा दी कि क्या में माइनस है,
समझ रहे हो? आप लोग क्या करना, एक लाइन वाइज लिखना। आप लोग ये जो है सीधे लाइन वाइज लिखना, मेरे पास जगह का अभाव के कारण लिखना पड़ा, समझ गए? आप लोग सीधे इसको लाइन वाइज लिखना, इसको टोटल को माइनस के साथ उठा के हो जाएगी। तो मुझे क्या किए, इसका काम कर लिए है ना। अब किसका काम करेंगे, जेड का। तो जेड वाले को ढकेंगे, देख रहे जेड वाले को ढकेंगे ना, देख रहे हो कितना बड़ा हो जाएगा सब, समझ गए ना? देख रहे हो ना कितना बड़ा होगा, किससे गुना होगा, -1 से इससे, तो कितना बचा। अब इसका क्या होगा, प्लस जेड का ना। पहले बता दूं मेरे पास जगह का अभाव है, आप लोग को लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल ये इसके ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये टोटल इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, और ये माइनस के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है ना माइनस के अंदर, यहाँ तक दे लेते हैं। समझ गए का? अरे भाई देख रहा है, ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के अंदर ना, क्योंकि ये ब्रैकेट टूटेगा तो सिर्फ ये छोटा हटेगा। जैसे ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये सिर्फ छोटा वाला हटेगा, और ये बड़ी ब्रैकेट ये ना है, ये है ना बड़ी ब्रैकेट। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब जेड वाला काम करते हैं, जेड वाला का, जेड वाला काम करते हैं। -py स्क्वायर -py स्क्वायर -pyz, जब गुना होगा इसको इससे सब में माइनस लगा देंगे ना, -pyz -pz स्क्वायर। ये किससे गुना कर रहे हैं, ये जेड का काम करेंगे ना, जेड वाला का। चलिए ठीक है, ये इसका काम हो गई। अब किसका करेंगे, इसका ना। 6 को गुणनखंड निकलेगा मुझे, जैसे इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे मुझे कितना गुणनखंड निकलेगा, क्योंकि इसमें 3 आइटम, इसमें 2 6, तो हम एक का उतारना चाहेंगे हम लोग और से। कितना होगा, माइनस और फिर माइनस को प्लस कर दे क्या, इसको तो कर लिए। अब इसको करेंगे तो माइनस है, फिर ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगी, देखते कितना हो जाएगा। सो y + z ब्रैकेट बताओ कितना होगा, सो px + py प्लस pz। अटक गए का, पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में आ रहा है। अरे भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा है, गुना बिल्कुल सही है, बशर्ते कि पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं मिल रही है ना। कॉपी को एक लाइन मिल जाता ना तो समझ में आ जाता। 2 ही स्टेप तो है, 2 ही स्टेप है। क्या है स्टेप, एक बार बस उंगली ढप के उतारना है, दूसरा स्टेप उसको तोड़ देना है, तीसरा स्टेप में कट जाएगी सब। 3 स्टेप पे तो काम हो जाएगा ना। नहीं समझ रहा मेरी बातों को, इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि बगल में जगह नहीं मिल रहा है, तो कभी ये कभी वो कर रहा है, समझ गए ना। अगर एक लाइन वाइज लिखा हुआ रहता तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाती। अरे भाई एक लाइन वाइज लिखा रहता आपको ज़्यादा समझ में आती ना। कितना स्टेप में होगा, 3 स्टेप में तो काम हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, जिसके अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं उसको ढकेंगे, उतार लेंगे कौन किससे किसमें गुना होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस माइनस को देखते हुए, समझ गए ना। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ढक करके कौन किससे गुना होगा उतार लेंगे, जो कि भी उतारे हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, तोड़ लेंगे, क्योंकि गुणनखंड के रूप में है तो एक ही बार में तो नहीं तोड़ाई हुआ, पहला बार तो उतारेंगे ना। दूसरा स्टेप में क्या होगा, तोड़ लेंगे। जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ से वहाँ तक लंबा लाइन हो जाएगा, उसमें से बहुत सारा चीज़ें कट जाएगा, मतलब सब चीज़ कट जाएगा, आपको बच जाएगा 1 + pxyz बस। नहीं समझ में आ रहा भाई, 3 स्टेप तो लगे, एक बार में हम ढक करके उतारेंगे। समझ में ब्रैकेट वाला में सब कटेगा, लेकिन 1 + pxyz मतलब अब जो अगला स्टेप उतारोगे तब तोड़ोगे आप। जिस देख लो यहाँ पे पहले अब गुना होगा -1 सब में, समझ गए ना, सब टूट जाएगा। इसे जेड से गुना होगा, फिर वहाँ से छोड़ को सब टूट जाएगा, है ना। टूटने के बाद सीधा एक लाइन बन जाएगा आपको, ये 3 गुणनखंड को छोड़ के ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक लंबा लाइन बन जाएगा, समझ गए ना। और लंबा लाइन बन जाएगा, उसमें बहुत सारा चीज़ें कट खोट के बराबर हो जाएगी। ठीक, कटने खोटने के बाद क्या बच जाएगा आपको, 1 + pxyz। क्या हम थोड़ा सा इसके लिए छोड़ देगा जगह का आप कारण, समझ रहे ना। जैसे सीधे आप ब्रैकेट टूटेगा तो x - y बचेगा, बचा हुआ है y - z भी है और z - x भी है, और बचेगा 1 + pxy और z। बस सिर्फ जगह के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, आराम से प्रूव्ड हो जाएगी। अरे समझ रहे हो ना, एक लाइन में घर पे जाकर पूरा लंबा लाइन लिखना और देखना, बहुत सारा चीज़ें कट जाएगी। कोई दिक्कत, जल्दी से खाली करिए और इसको पूरा करना है आपको, बिल्कुल पूरा करना है। इस पूरा करने से दिमाग बास होगा, दिमाग सही रहेगी। क्या हम 13 नंबर देखें, क्या 13 नंबर एक देख ले। 13 नंबर देखिए, सिंपल है। और 3C LHS है ना मेरा,
ये LHS है और लाना क्या है मुझे RHS में? RHS यहाँ पे लिख देते हैं, सभी बंदे का धन यहाँ होना चाहिए 3 × A + B + C ना। अब क्या है उसके बाद AB BC CA, ध्यान यहाँ होना चाहिए। 2 ही गुणनखंड है, सिंपल फंडा सवाल को देखिए, सिंपल आराम से देखिए गौर से। मतलब ये सब चीज़ें मुझे कॉमन मिलना चाहिए दोनों में से कोई एक, गौर से सोचिए। सोचा गया, देखो ये गौर से देखिए, ये अब C1 को देखो, C2 को देखो, C3 को देखिए। आप तो दोनों वाइज देखोगे ना, पंक्ति वाइज भी देखोगे, स्तंभ वाइज भी देखोगे। देखो C1 C2 और C3, C3 में और C2 में दोनों A- में है और यहाँ पे 3A है। तो अगर हम C1 C2 और C3 को जोड़ देते हैं तो ये A और ये A 3A से घटेगा तो A बचेगा, क्योंकि -A और -A -2A, और यहाँ है 3A, तो 3A में से 2A हट जाएगी तो बचेगा A। लेकिन जैसे जब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों A इसमें से हट जाएगा तो बचेगा A, और B + C तो उसके साथ मिल जाएगा, मतलब A + B + C बचेगा। समझ रहे हो का? अगर C1 C2 और C3 को जोड़ते हैं तो कितना बचेगा? देखो C और B तो है ना, और ये 2A -2A 3B 3A, अरे भाई 3A में से -2A और B + C तो बचेगा ना दोनों वाला, तो ये दोनों मिलकर के बनेगा क्या? A, और B + C तो है ही, तो मुझे क्या बचेगा? A + B + C। गौर से देख लो, गौर से समझो पहले। अगर C1 C2 और C3 को जोड़ोगे तो आपको बचेगा A + B + C, कट खुट करके ट्राई कर लो। अरे कट बचेगा, तो मुझे लग रहा है C1 पे संक्रिया करेंगे, C1 को, और C2 और C3 उसी में जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे अगला स्टेप क्या होगा आप लिख लो तुरंत यहाँ पे, कितना हो जाएगा? A + B + C। क्लियर है? यहाँ भी वही होगा, देखो दोनों B- में तो 3B है ना, तो A + B + C। यहाँ भी वही होगा, देखो ये 3C है, दोनों C- में है, तो A + B + C। सही है? अब बाकी -A + B 3B -C + B, -A + C -B + C और 3C हो गई। अब देखिए ना, हो गई ना काम, कॉमन हो गई। अब साफ दिख रहा है मुझे A + B + C C1 से कॉमन हो जाएगा। अरे भाई कॉमन हो जाएगा ना, हो तो लीजिए कॉमन, A + B + C को कॉमन लेते हैं तो मुझे बचेगा 1 1 1। आप इसी का इंतजार कर रहे थे, जो अगर किसी पंक्ति में होना ना जाए दूसरी जगह का फिर आराम हो जाता। बचा कितना? -A + B 3B -C + B, -A + C -B + C 3C। क्या हो गई? अब तो सवाल आ गया अपना सेफ जोन में। अब R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाएंगे R2, 0 हो जाएगा। R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से घटाएंगे R3। ये दोनों यूज करेंगे हम, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या बचेगा मुझे? A + B + C तो मुझे बच रखा है ना। चलिए शुरू हो जाइए। R1 में से R2 घटाते हैं, 0। इधर कितना हो जाएगा भाई? -A जब घटाएंगे -2B, जब इसमें से घटाएंगे तो C कट जाएगा ना, -A + B, क्योंकि जब इसमें से घटाएंगे तो B प्लस हो जाएगा ना। इसमें से घटाएंगे कितना? 0, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, अभी माइनस, मतलब कितना हो जाएगा? 2B + C न हो जाएगा हो, और इसमें से घटाएंगे तो C - B और -2C, समझिए। और यहाँ बचा 1 -C + B 3C। सही है? 2 0 आ गई। अब आपको लग रहा है प्रसरण कर लोगे बड़ी आराम से, समझ गए ना। अब सीधे किसका अनुदिश प्रसरण करोगे? C1 का अनुदिश प्रसरण करोगे। हम लिखेंगे यहाँ पे अब C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो A + B + C तो मिल ही रहा है ना। अब प्रसरण करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जैसे प्रसरण करोगे तो सिर्फ 0 वाला का छोड़िए, इसी को ना करोगे, है ना। सीधे हम अगला स्टेप लिख देगा। हम एक ही स्टेप ना करेंगे, क्या हम स्टेप को गायब कर सकते हैं? नो सर, सिर्फ 0 वाला ना करेंगे। नहीं, डायरेक्टली मत करना, दिखाना नंबर कट जाएगा। चलो शुरू हो जाए। इसको इससे ना, तो पहले उतार लो, बढ़िया से उतारो। -A -2B, सुनिएगा, -A -2B
इसको इसे गुना करेंगे कितना, माइनस बी माइनस 2c, किससे किससे हुआ गुना हुआ, इसका इससे गुना हो गया। अब माइनस माइनस ना, इसको इससे कितना हो जाएगा 2b प्लस c ब्रैकेट माइनस a प्लस b, ये सब इस ब्रैकेट के अंदर है, समझ गया ना, ये सब इस ब्रैकेट के अंदर है। आप लाइन वाइज लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं था तो ये इनटू करके, अरे लाइन वाइज लिखना यार। अब जैसे ही आप इसको तोड़ोगे ब्रैकेट को, जैसे इसको तोड़ोगे तो ये 4 गुणनखंड होगी, ये 4 गुणनखंड होगी। अगला स्टेप में जब आप तोड़ेंगे ना, अगला स्टेप में, लेकिन तोड़ना डायरेक्टली मत लिखना, जब अगला स्टेप में तोड़ोगे तो बहुत सारा चीज़ कट जाएगा और आपको बचेगा ये 3 गो ए बी, 3 बी सी और 3 सी ए, तो 3 कॉमन लेके ए बी बी सी सी आ जाएगा, समझ गए। अगला स्टेप में बिल्कुल आपको आ जाएगा 3 तो होगा ही, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, और आपको आ जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए, आपको RHS आ जाएगी, प्रूव्ड आप कर लोगे। जल्दी लिखिए, खाली करिए। तो विविध का हम लोग 13वां सवाल तक देख चुके हैं, समझ गए ना। 11 बजे तक आपको मिल जाती है क्लास, घर पे बैठ के देखना होता है, जितना बार आप देखिए रिवीजन करिए, सिर्फ बैठ के देखना है, क्योंकि पीछे वाले को रिवीजन करना आगे वाले ज़्यादा बढ़िया होता है। तो चलिए हम 14वां नंबर देखते हैं, क्या है मेरा सवाल। 14वां नंबर सवाल क्या है, मिसलेनियस। आप देखिए, क्या आप जब ये विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सवाल का लेवल आपको समझ में आ रही है क्या, और सब चैप्टर की अपेक्षा ये सवाल थोड़ा बढ़िया होता है ना। तो अगर आप क्लास में रेगुलर हो तो आपका विविध प्रश्नावली समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी। 10th में इसका नाम था ऐच्छिक प्रश्नावली, 12th में इस प्रश्नावली का नाम दे दिया विविध, 10th में इसका नाम था ऐच्छिक प्रश्नावली। नीचे में लिखा हुआ रहता था छोटे अक्षरों में करके, यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लिखा रहता था ना 10th में। और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे, इसको छोड़ भी देते थे। कुछ कोचिंग्स में क्लास चलती थी, कुछ कोचिंग्स में, मतलब हम चाहेंगे जो मैक्सिमम कोचिंग में नहीं चलती थी, कहते थे परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो हम भी क्या करें, इसलिए इसको छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ पढ़ लेने के बाद एक चैप्टर क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछ देगा ना। लो नहीं, 14वां नंबर हम देखते हैं, क्या है पहला 1 2, ये मेरा LHS है ना, ये मेरा LHS है, और RHS में क्या लाना है 1। तो एक काम करते हैं, RHS को यहाँ लिख देते हैं, RHS में लाना क्या है 1 लानी है, बस दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए, सोचनिए लाना है मुझे 1। LHS को थोड़ा देख लीजिए, एक सारणिक है, हम डायरेक्टली प्रसरण कर नहीं सकते क्योंकि जटिल है, गुणधर्म का यूज करना है, प्रश्न बोल रहा था ऊपर में। तो गुणधर्म का यूज क्यों करते हैं, या तो किसी पंक्ति में 2 0 हो जाए ताकि हम प्रसरण कर ले, और नहीं तो कुछ कॉमन हो जाए। यहाँ तो कॉमन होने का झोले नहीं है क्योंकि मुझे लाना है 1, है ना। तो सीधे आपका उद्देश्य रहेगा 2 0 करवा के प्रसरण कर लो, समझ रहे हैं ना। और अभी तक हम इसी के बारे में चर्चा करते आए हैं। तो सोचिए 2 0 करवाने के लिए सिंपल फंडा, काफ़ी ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो एक बार हम इस 2 को 0 करवा ही सकते हैं, R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से R1 को घटा लेंगे 2 से गुना करने के बाद। कि ये गुणधर्म होता है कि नहीं, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को घटाइए या जोड़िए किसी भी चीज़ से गुना करने के बाद। तो यहाँ पे इसमें से इसको डायरेक्ट घटाने से तो 0 नहीं आएगी, लेकिन ऊपर वाले को 2 बना के घटाने से 0 आ जाएगी, क्योंकि ऐसा हम लोग खूब किए हुए हैं अभी तक। तो R2 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटा लेंगे 2 से गुना करने के बाद, 0 बन जाएगा ये। उसका इसको 0 करेंगे तो R3 पे संक्रिया करेंगे और R3 में से R1 घटाएंगे 3 से गुना करने के बाद, समझ गए ना कि 3 है। तो जो भी हम बोले उसको आपको थोड़ा लिख दे, क्या R2 पे संक्रिया होगा और R2 में से घटेगा क्या R1, लेकिन 2 से गुना करने के बाद। इससे ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे R3 पे संक्रिया होगा और R3 में से घटेगा R1, लेकिन 3 से गुना होने के बाद। क्लियर है। तो ये जो संक्रिया है इसे R3 बदलेगा और ये जो संक्रिया है इसे R2 बदलेगा। कोई लो जाने, आइए हम बदल के लिखने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा बदलते हैं। R1 में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो R1 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q, ये आराम से लिखा जाएगा। बाकी लिखिए 0 तो हो ही जाएगा, यही ना। जब घटाएंगे मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं 2 गुना करके तो 0 आ जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे 2 गुना करके तो थोड़ा सा आप देख ही लो क्या बचेगा। सो अगर चीज़ें ना हो तो रफ कर लेना, 3 प्लस 2P, मतलब इसमें से ऊपर वाले को 2 गुना करके ना घटाएंगे, तो घटाएंगे 2 करके
समझ में आ रहा है क्या मेरी बातों को? मतलब इसमें से ऊपर वाले को दुगुना करके ना घटाएंगे तो बताइए कितना, 3 में से 2 गया तो 1, अब पी कट सिर्फ एक आएगा ना, मतलब यहाँ पाएगा सिर्फ आपको 1। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ से वहाँ घटाएंगे। अगर आपसे न हो रहे हो रफ यूज कर सकते हो नीचे में से, मतलब 4 + 3p + 2q में से घटाएंगे किसको? 2 से गुना करने के बाद, तो सब में 2 से गुना कर दो। 2p, देखिए 2q कट गए, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया तो सीधे p नहीं बचेगा, और 3p में से 2p गया तो मुझे बचेगा 2 + p। सावधानी पूर्वक काम करेंगे, धरफड़ाहट नहीं होना चाहिए। गणित बनाने के लिए शांत मन होना बहुत ज़रूरी है। R3 पे R2 पे काम हो गई, अब R3 पे करते हैं। शुरू हो जाइए। तो इसमें से जब ऊपर वाले घटाएंगे 0 हो जाएगा ना भाई, यही ना सोचे थे? तो भाई 0 हो जाएगा ना, तिगुना करके घटाएंगे। तो इसमें इसको घटाएंगे तिगुना करके, एक के बार में थोड़ा ट्राई करते। जब इसमें से इसको तिगुना करके घटाएंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा 3। और जब इसमें से इसको तिगुना करके घटाएंगे तो 3p में से 3p 0 बच जाएगी ना। ट्राई कर सकते रफ में, इसे मिलेगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तिगुना करके तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। अब इसमें से इसको तिगुना, 6p में से 3p घटेगा तो 3p। और ये 3q में से 3q घटेगा 0। क्लियर है? मतलब गुणधर्म यूज करने के बाद मुझे ये मिला, क्या 2 0 मिल गई। अब आप सीधे प्रसरण कर लोगे C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसरण कर लोगे, काम हो जाएगा। सीधे हम लोग प्रसरण करते हैं। अब C1 के अनुदिश प्रसरण करने पे भाषा लिखोगे, इसलिए डॉट डॉट कर देते। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर शुरू हो जाइए। 0 1 वाले को लेते हैं तो 1 ढकिए, ऐसे ढकेंगे, बताइए कितना हो जाएगा सर? 7 + 3p, 7 + 3p, देख रहे हो ना ढकने के बाद, -6 - 3p, -6 - 3p, यही ना बचेगा, बाकी तो 0 है। तो 1 तो आना ही था ना, तो मुझे मिलेगा 1, और यही 1 तो हमको RHS चाहिए था। रिलैक्स्ड होके आप लोग प्रूव्ड किए। ये सवाल रहा आपका 14वां नंबर। खाली कर लीजिए, फ्रेश बोर्ड में नई सवाल बनाते हैं, जल्दी नोट करें। 15वां देखे क्या? 15वां देख ही लेते हैं रिलैक्स होके। तो 15वां सिंपल, 15वां में 0 लानी है। एक काम करते हैं, पहले हम सवाल लिखेंगे उसके बाद बात करेंगे। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा डेल्टा, ये LHS है मेरा, और RHS में क्या लानी है? 0 लानी है। और आप थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े को खोलोगे, अगर आप अपने दिमाग के घोड़े को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगी अध्याय 4.2 में हम लोग क्या सीखे थे। फिर बात ना करें, अध्याय 4.2 में हम लोग क्या सीखे थे। 4.2 में सीखे थे जो 0 लाने के लिए गुणधर्म फिक्स होती है, क्योंकि 0 लाने के लिए बहुत बढ़िया गुणधर्म होता है। क्या गुणधर्म होता है? कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ बराबर दिख गया तो आप 0 लिख सकते हो। ये तगड़ा गुणधर्म था ना। अगर किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ अगर सेम है तो सारणी का वैल्यूएशन 0 हो जाती है। हम लोग पढ़े थे ना। बस मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन वही दिखवाना है, समझिए ना। तो थोड़ा सा हम इसको प्रश्न को और देखेंगे गौर से, सुनिएगा। प्रश्न का ये भी एक गुणधर्म था कि अगर किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति जोड़ के रूप में लिखा हुआ हो तो उसको 2 सारणिक बना सकते हैं। तो गौर से प्रश्न को पहले आप देखिए, ध्यान से, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गौर से देखिएगा। साइन बीटा ही है ये, ओ सही है, बिल्कुल सही है, बोले थे वही हम लोग। आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले तो गौर से देखिए इस लाइन को, C3 को। C3 देखिए, आपको नहीं लग रहा है C3 में फार्मूला है cos x + y का? ये फार्मूला आप लोग को फेमस फार्मूला है। cos x + y का फार्मूला आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे ना, थोड़ा बताओगे? cos x × cos y माइनस sin x × sin y, ये बहुत ही फेमस फार्मूला था ना। तो हम इसको तोड़ देंगे तो इतना बड़ा पार्ट हो जाएगी ना। तो cos x + y ये भी है, cos x + y ये भी, cos सब फार्मूला है। तो मुझे तो सबसे पहला स्टेप में दिख रहा है फार्मूला तोड़ो, बाद में सोचा जाएगा। तो पहले बस तोड़ते हैं। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और इसको पहले तोड़ते हैं cos x + y का फार्मूला क्या होता है?
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बस एक्स के जगह पर अल्फा यूज करना है, वाई की जगह पर डेल्टा यूज करनी है। माइनस होता है ना साइन एक्स, एक्स के जगह पर क्या साइन एक्स इंटू साइन वाई के जगह पर क्या यूज करना है डेल्टा, डेल्टा डेल्टा है ना है। आइए डेल्टा एक त्रिभुजों वाला होता है, फिर इसको सेम टू सेम वही चीज़ है, क्या कहाँ गया मेरा ये कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा, कैसे लिखते हैं साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, सेम टू सेम कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। तोड़ दिए हम लोग ने ना, जैसे तोड़े दिख रहा है। उसके बाद देखिए मेरी बात को, ये मेरा C1 C2 और ये टोटल C3 इतना बड़ा वाला C3 देख रहे हो कितना बड़ा है, और C3 में आप देखेंगे तो मेरा जो C3 का अवयव है वो दो अवयव के रूप में है ना, C3 का जो अवयव है वो दो अवयव के रूप में है, याद है का। और सीधे अपना दिमाग ले चलिए गुणधर्म पे, क्या गुणधर्म कहता है, जो अगर किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति का अवयव जोड़ के रूप में या घटा के रूप में है तो उसे हम दो सारणिक नहीं बना सकते। एक सारणिक में हम इसे लेंगे और एक सारणिक में इसे लेंगे और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस रहता तो प्लस का चिन्ह लगाते, कोई लोचा नहीं। तो इसी चीज़ों का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं सारणिक के गुणधर्म का। दो सारणिक बनेगा, पहला सारणिक में देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तो दोनों में रहेगा। एगो में क्या रहेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, दूसरा में क्या कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, दूसरा में कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। और माइनस, देखिए मेरे पास जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिया, आप लोग बराबर में लिखोगे ना, अरे आप लोग लाइन वाइज लिखना, मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए नीचे लिखे माइनस, क्योंकि माइनस लगाएंगे और वो तो दोनों लाइन सेम ही रहेगा। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये लाइन आ जाएगा उसमें साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, ये क्या हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। ओके आ गई। आप लोग क्या करना लाइन में लिखना ही माइनस करके, जैसे हम मेरा ये निकला हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे। पहली बार तो हम एक गुणधर्म अभी यही लगा रहे हैं, इसको सिर्फ तोड़े त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे गुणधर्म लिखा है। अब गौर से देखिए, ये आपके पास एक सारणिक है C1 C2 C3 और C1 C2 और C3, और गौर से देखिएगा आपको नहीं लग रहा है C3 में कॉस डेल्टा सब में है, कॉमन हो जाएगा। दो सारणिक बन गई ना, तो ये पहला सारणिक पर नजर मारिए कॉस डेल्टा सब में है ना C3 में, तो कॉमन हो जाएगा। इसमें भी साइन डेल्टा सब में है तो कॉमन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला तो मुझे अब उसमें से भी कॉस डेल्टा कॉमन लेके बाकी को लिख देनी है, माइनस इसमें भी साइन डेल्टा को कॉमन लेके बाकी को लिख देनी। उसके बाद हम देखेंगे सवाल क्या कहता है। तो क्या करें हम लोग, मेरे पास जगह की कमी थोड़ी दिख रही है, लिखते का इतना में हटेगा। एक काम करते थोड़ा सा खाली कर लोगे ना, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। खाली करिए तब दबा के, प्रोसेस पकड़िए, अच्छा लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा देखते हैं स्टेप। मुझे पहला व्यू से कॉस डेल्टा कॉमन होगी, तो पहला व्यू से कॉमन हुई कॉस डेल्टा, बचा क्या साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तो है ही, कॉस अल्फा कॉस गामा, और कॉस कॉमन लेने के बाद बच रहा है कॉस अल्फा। ये माइनस हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे कॉमन लेनी है साइन डेल्टा, बचा कितना साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ओके, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सिर्फ लिखवा रहा है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये देखिए कॉमन लेने के बाद मुझे ये बचा है। अब जब आप गौर से देखेंगे तो इसको देखिए, यहाँ देखिए पहला प्रश्न में साइन, देखिए ये
C2 और चेंज करने की जरूरत क्या है, C2 और C3 सेम है। पहला सारणिक में C2 और C3 सेम, देख रहे हो। और जब किसी सारणी का कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति सेम होता है उसका मान 0 हो जाता है। तो ये तो cos डेल्टा तो है ही, cos डेल्टा और गुने 0 है ना, माइनस यहाँ साइन डेल्टा है। और इसमें देखिए आप लोग, पहला और तीसरा सेम है तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 गुने 0, 0 माइनस 0, पूरे सिस्टम 0 हो जाएगा ना। मुझे मिल रहा है 0 और यही मुझे RHS में लाना था, आप कर लिए प्रूव्ड। ठीक है, अब बाकी नोट कर लो जो नहीं नोट किए थे सो जल्दी नोट करिए।